चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? चार्जेस ऑफ जीएसटी। चार्जेस ऑफ जीएसटी। चार्जेस ऑफ जीएसटी सारे के सारे आगे वापस। चार्जेस ऑफ जीएसटी, खाली पूजा अग्रवाल का मैसेज आया था, उसकी फोन चार्ज नहीं है, बाकी सबके सब अवेलेबल है। ठीक है। चार्जेस ऑफ जीएसटी मैंने आपको बताया था, जीएसटी दो केस में लगता है, प्लीज साथ में करेंगे। जीएसटी दो केस में लगता है। पहला कब लगता है? जब मैं इंटर स्टेट सप्लाई करूं। इंटर स्टेट सप्लाई करूं। साथ में मैंने आपको बताया था कि सब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तब जीएसटी लगता है, और साथ में अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करें, क्या करें? इंट्रा स्टेट सप्लाई करें तो जीएसटी लगता है। बताया था साहब? बताया था। अब मैंने आपको बताया था इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो केवल क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। लेकिन मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई करूंगा तो क्या लगेगा? एक तो लगेगा, क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा, प्लस क्या लगेगा? प्लस लगेगा सीजीएसटी लगेगा। लेकिन सीजीएसटी के साथ एक नाम अगर आप पढ़ के आए हो, घर पे मैंने पढ़ने दिया था, तो यूटीजीएसटी भी लगा हुआ था, यूटीजीएसटी भी लगा हुआ था। ठीक है साहब? एकांश पढ़ने के लिए दिया था कि मैंने आपको पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा? हाँ भैया दिया था। तो ये पढ़ा था क्या आपने, ये यूटीजीएसटी वगैरह? पेज नंबर 3.11 पे है। चलो अच्छी बात है। दिव्या क्या पूछना है कुछ आपको? दिव्या सोनी? नहीं भैया, गलती से हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं सब, आईजीएसटी कब लगता है? इंट्रा स्टेट सेल पे सप्लाई पर, इंटर स्टेट पर। इंट्रा स्टेट पे क्या लगता है? जब मैं क्या बेचता हूँ, विद इन स्टेट में गुड्स बेचता हूँ। अब बात ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, तो सुनना मेरी बात। व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर, व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर, location of supplier and place of supply, place of supply in different state, in different state। मतलब क्या हुआ कि सब लोकेशन ऑफ सप्लायर जो भेज रहा है और साथ में जहां सप्लाई हो रही है, उन दोनों की लोकेशन अलग अलग होनी चाहिए, तभी इंटर स्टेट सप्लाई होगा। सिंपल सी बात है, सब भेजने वाला कहीं और होना चाहिए और जहां भेजा जा रहा है वो भी जगह अलग स्टेट में होनी चाहिए, तभी आपका क्या लगेगा सब? इंटर स्टेट सप्लाई होगा। और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होगा? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर, when location of supplier and place of supply, place of supply, place of supply are in same state, in same state। अगर दोनों सेम स्टेट में है या फिर स्लैश यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में हो तो आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। अब पहले तो इनका मतलब समझो। हालांकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वाला वर्ड बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना होता है सीए फाइनल में, लेकिन मेरा जो बेसिक है मैं उस हिसाब से बातें करता हूँ। एक दुकान है, मेरी एक दुकान है, कहाँ है? राजस्थान में। मेरी एक दुकान है, कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। और ये बंदा कहाँ है? दिल्ली बैठा है। कहाँ बैठा है? दिल्ली बैठा है। अब इसको मैं सप्लाई करता हूँ तो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। लेकिन इस दिल्ली वाले बंदे की एक ब्रांच, सुनना मेरी बात, दिल्ली वाले बंदे की एक ब्रांच कहाँ है? राजस्थान में है। प्लीज इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, दिल्ली वाले बंदे की एक ब्रांच कहाँ है? राजस्थान में है। सब कहाँ है? राजस्थान में है। तो सब अब दिल्ली वाले बंदे ने राजस्थान वाले बंदे को बोला कि साहब माल भेजो, तो इसने इस ब्रांच में भेजा। तो साहब लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? राजस्थान में। अब जिसको भेजा वो दिल्ली में बैठा हो, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि साहब भेजा कहाँ जा रहा है, उससे मतलब होता है। अब बंदा ऑर्डर कहाँ से दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा ऑर्डर कहां से दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि सब खरीदने वाला या फिर जहां पर आप माल भेज रहे हो वो कहाँ है। मतलब लोकेशन ऑफ रिसीवर का
इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको इंपैक्ट देना है तो कहां देना पड़ेगा, सप्लायर कहां बैठा है और रिसीवर कहां बैठा है, सप्लायर कहां बैठा है एंड रिसीवर कहां बैठा है, उससे मतलब होता है, उसके अलावा मुझे कोई भी मतलब नहीं है। अरे सीधी सी बात ये है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? अरे हाँ सर पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है कि मान लो राजस्थान है, ठीक है साहब, राजस्थान में मेरी शॉप है, कहाँ है, नितिन की शॉप कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, और एक बंदा दिल्ली बैठा है, कहाँ साहब, दिल्ली के अंदर है। अब दिल्ली के अंदर क्या है साहब, दूसरा बैठा है, कौन बैठा है, एकांश है, कौन है साहब, एकांश है। अब साहब अगर राजस्थान वाला बंदा दिल्ली डिलीवरी करता है तो इंटरस्टेट सप्लाई होती है मानते हैं, लेकिन अगर इस दिल्ली वाले की एक ब्रांच, दिल्ली वाले की एक ब्रांच कहाँ है, दिल्ली वाले की एक ब्रांच कहाँ है, दिल्ली वाले की एक ब्रांच राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है साहब, एकांश की एक ब्रांच कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। अब डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान है और हम सप्लाई कहाँ कर रहे हैं वो मैटर करता है, हम सप्लाई कहाँ कर रहे हैं। अगर मैं राजस्थान के अंदर ही सप्लाई कर रहा हूँ, चाहे मुझे ऑर्डर राजस्थान के बाहर से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सप्लाई कहाँ से कर रहा हूँ, राजस्थान के अंदर कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी, न कि इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब मैं एक नोट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं सर, सर क्या नोट लिखना चाहते हो आप, मैं नोट लिखना चाहता हूं यहां पर एक छोटा सा, ये मिटाने के बाद में, हाँ जी, प्लेस ऑफ नोट लिख लो एक छोटा सा, प्लेस ऑफ रिसीवर, प्लेस ऑफ रिसीवर इज irrelevant, irrelevant to identify inter और इंट्रास्टेट सप्लाई। जो अभी पढ़ाया उस पर डाउट पूछो जल्दी से, जो जस्ट अभी पढ़ाया, कल वाला हम रिवीजन करेंगे अभी कुछ टाइम बाद, लेकिन इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। आ गया। अब एक मतलब समझना से यूटीजीएसटी क्या होता है। एक्चुअल में इंडिया के अंदर कुछ यूनियन टेरिटरीज है, सुनना मेरी बात, खाली वर्ड का फर्क है, वर्ड का फर्क है। हमारे इंडिया में क्या है, कुछ सॉरी तो थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको सही करते हैं, एक सेकंड इसको सही कर लेना, अभी थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। हाँ स्टेट के पास सेम ही पहुंचेगा, हाँ इसको सही कर लो थोड़ा सा, क्या सही कर लो सर, यहाँ आएगा CGST प्लस SGST स्लैश UTGST। क्या मतलब हुआ कि साहब मेरे इंडिया में अभी एक्चुअली कुछ यूनियन टेरिटरीज अवेलेबल है। क्या है, हमारे इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरीज है। सर कितनी यूनियन टेरिटरीज है, हमारे यहाँ पर 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो साहब यूनियन टेरिटरीज के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्टेट टैक्स न लग के कौन सा टैक्स लगता है, यूनियन टैक्स लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उतना ही लगेगा। मान लो 18% है तो 9% इसका और 9 इसका। अगर यूनियन टेरिटरी में है तो वो किस नाम से लग जाएगा, UTGST के नाम से लग जाएगा, और स्टेट होगा तो किस नाम से लग जाएगा, स्टेट के नाम से लग जाएगा। सर यूनियन टेरिटरी है कौन कौन सी हमारे यहाँ पर, तो एक बार लिखो सर, वापस लिखो, नेक्स्ट। हाँ जी लिखो नेक्स्ट। यूनियन टेरिटरीज आर, लिखो, यूनियन टेरिटरीज आर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, कांच याद है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हमारे यहाँ पर, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली बाद में लिखेंगे, और बोल, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, और बोल, अंडमान है, निकोबार, चंडीगढ़ लिख लेना सर, एक साथ चंडीगढ़, दूसरा अंडमान निकोबार लिख लेना सर, एक साथ अंडमान निकोबार अलग लिखे हुए हैं, और बोल, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी लिख लेना, और बोल, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और बोल, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, वेरी गुड, ठीक है, और बोल, एक और बच गई, दो, एक और बच गई, हाँ एक बच गई, पौंडीचेरी। कौन सी है ऊपर, पौंडीचेरी लिखा दी क्या ऊपर,
दादर एंड नागर हवेली, नागर हवेली। नागर हवेली बच गई, तो पौंडीचेरी को मैं हटा रहा हूँ, पौंडीचेरी की जगह लिख लो नागर हवेली। नागर हवेली, ठीक है साहब। और अब लास्ट 6 कौन सी थी? दिल्ली थी, और लास्ट लिख लो पौंडीचेरी। ठीक है जी, ये यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर। और मजे की बात बताऊं, सरकार ने क्या कर रखा है, इनमें से जो 5 स्टार्टिंग यूनियन टेरिटरीज है ना, इन पर क्या लगेगा? इन पर UTGST लगेगा। ठीक है साहब। और ये जो 2 बची हैं, ये भी यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन इनको लिए बोल रखा है साहब, ये दिल्ली और पौंडीचेरी, ये जो है, इन पर हम अभी भी क्या लगाएंगे? SGST लगाएंगे। क्या लगाएंगे? SGST लगाएंगे। बोल रखा है साहब, मैं क्या करूं? वो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली और पौंडीचेरी से परमिशन मिली हुई है, तो दिल्ली और पौंडीचेरी पे क्या लगेगा? SGST लगेगा। बाकी स्टार्टिंग की 5 यूनियन टेरिटरीज पे क्या लगेगा? UTGST लग जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, यहां तक बात क्लियर हुई। अब एक नोट और लिख लो छोटा सा, एक नोट और लिख लो छोटा सा, कि CGST एंड SGST is levied on all intra-state supply। बताया था मैंने, ये हर इंटर-स्टेट सप्लाई पे लगेगा। ठीक है, इंटर-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। बट एक चीज पर टैक्स लगता ही नहीं है, GST लगता ही नहीं है, एक्सेप्ट किस पे साहब GST नहीं लगता? साहब दारू पे नहीं लगता, एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर। किस पे नहीं लगता साहब? एल्कोहल लिकर पर नहीं लगता। सर बता दिया था, हाँ सर बता दिया था मैंने, एल्कोहल लिकर पे नहीं लगता। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर आपके GST नहीं लगता। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। आगे और बताइए सर। आगे कुछ बातें और करते हैं। चलो जी, पूजा लाइट नहीं आई ना आपके यहाँ पर? मतलब आप नहीं आए ना अभी तक? चलो ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं। मुकेश ने मुझे एक बात बोली थी। मुकेश ने मुझे पता क्या बोला था? मुकेश ने मुझे बोला था कि सर पेट्रोल वगैरह पे तो GST नहीं लगता। तो मैंने आपको एक बात बताई थी मुकेश, ध्यान हो तो, कि सब एल्कोहल लिकर को तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है। एल्कोहल लिकर को तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है कि साहब इस पर तो हम GST कभी लगाएंगे ही नहीं, ये प्रोविजन में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उसके अलावा 5 ऐसी चीजें थी जिन पर फिलहाल GST नहीं लग रहा, फिलहाल GST नहीं लग रहा। इन पर फिलहाल स्टेट वेट एंड एक्साइज ड्यूटी लग रही है, लेकिन इन पर फ्यूचर में, फ्यूचर में GST लग जाएगी। अब फ्यूचर में GST लग तो जाएगी, लेकिन कब से लगेगी नहीं पता। फ्यूचर में GST लग तो जाएगी, लेकिन कब से लगेगी नहीं पता। क्या बोला मैंने? सर 5 ऐसी चीजें हैं जिन पर GST लगेगा तो सही, लेकिन कब से लगेगा नहीं पता। फिलहाल इन पर पेट्रोल सॉरी वेट और एक्साइज ड्यूटी ही लग रही है। इन पर लगेगा कब से? जब से GST काउंसिल बोलेगी। तो साहब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? लिखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ CGST। मैं CGST एक्ट ही पढ़ रहा हूं केवल। प्रोविजन ऑफ CGST इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग। सर किस किस पे GST लगता है? लिखो, फर्स्ट पेट्रोलियम क्रूड। भैया नॉट एप्लीकेबल आएगा ना? नहीं, प्रोविजन ऑफ CGST इज ऑल्सो एप्लीकेबल नीचे लिखा दूंगा, बट कब से लगेगा वो GST काउंसिल डिसाइड करेगी। GST का प्रोविजन तो लगते हैं भाई, मतलब एक्ट में आते तो हैं ये, GST एक्ट में तो आते हैं, बट इन पर GST लगेगा कब से वो भी डिसाइड नहीं। ठीक है ना? पेट्रोलियम क्रूड। सेकंड सर, हाई स्पीड डीजल, डीजल। थर्ड, मोटर स्पिरिट। फोर्थ, नेचुरल गैस। एंड फिफ्थ क्या है आपका? एविएशन, एविएशन टरबाइन फ्यूल।
अब साहब इन पांचों पे जीएसटी लगता तो है बट अभी नहीं लग रहा, लिखो लिखो, बट जीएसटी सीजीएसटी is applicable, but CGST is applicable from the date which is decided by GST Council until state weight and state excise duty is levied on above supply. मतलब क्या हुआ साहब? मतलब ये हुआ कि साहब ये ऊपर 5 चीजें लिखी हुई हैं, पेट्रोल, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन पे जीएसटी लगेगा तो सही, लेकिन कब से लगेगा? फ्यूचर से लगेगा। इनको जीएसटी एक्ट में तो कंसिडर कर रखा है, बट जीएसटी के रेट, जीएसटी जो लगेगा वो फ्यूचर से लगेगा। कब लगेगा? जब इनको जीएसटी काउंसिल बोल देगी, और जब तक जीएसटी काउंसिल नहीं बोलती है तब तक इन पे क्या लगाते रहेंगे? स्टेट वेट और एक्साइज ड्यूटी लगाते रहेंगे। सर ये हम पढ़ के आ चुके। चलो जी, अब आइए अपनी थ्योरी में, अब आइए नोट्स में। हाँ जी, पहला पॉइंट मैं करा चुका हूं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैं करा चुका हूं। अरे पूजा नहीं है, बाकी सारे सारे हैं, ठीक है, पूजा को भेज दूंगा रिकॉर्डिंग में। चलो, हेलो भैया, कोई बताओ है तो लिखो। अरे यार, अरे क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? थोड़ा शांति शांति साक्षी, बंद करो खुद को। हाँ जी, अब मैंने एक पेज ओपन कर रखा 3.11, इस पर कुछ पूछना है क्या? मैंने वो जो लिखाया है ना, वो बहुत अच्छा पॉइंट था, इसलिए आपको याद कर लेना। अच्छा, मजे की बात बताऊं, पहला पॉइंट मेरे को समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आएगा चैप्टर नंबर 5 में। कुछ रेटें दे रखी है सीजीएसटी एक्ट में, मतलब हमारे सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से कुछ रेटें डिसाइड करी गई। क्या डिसाइड किया गया? 0%। 0% किसके लिए किया गया? लक्ष्य, जिनको हम एग्जम्प्ट करते हैं, जिन पे हम 0% लगाते हैं। सर 0% टैक्स लगता है? हाँ लक्ष्य, एक्चुअल में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, आपके काम की चीज नहीं है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उन पर जीएसटी लगता है 0%। 0.125% लगता है, 1.5 लगता है, 2.5 लगता है, 6 लगता है, 9 लगता है, 14 लगता है। ये रेटें हैं, लेकिन ये रेटें एक जस्ट लाइक एग्जांपल है, गवर्नमेंट इनको मॉडिफाई कर सकती है। अब मॉडिफाई की बात बताऊं, ये रेट किसी पे नहीं लगती, ये रेट किसी पे नहीं लगती, ये लगाई थी स्टार्टिंग में, इसके अलावा ये रेट किसी के पास नहीं लगती। तो इतनी रेटें लगती है, इसके अलावा कुछ रेटें और डिसाइड कर दी थी। ये वाला मैंने करा दिया, बल्ब वाला पॉइंट किसी को पूछना हो तो पूछ सकते, नहीं पूछना, ये वाला पॉइंट भी मैंने करा दिया। हाँ, यहां तक मैंने पढ़ने के लिए दिया था, इस चैप्टर में कुछ पूछना हो तो पूछो, कोई भी मुझे लगेगा बाद में बताने लायक है तो मैं बाद में बता दूंगा। ये लास्ट वाला पॉइंट छोड़िए आपने। हाँ, एकांश कौन सा वाला? ऑल ये द सप्लाई ऑफ, ये जो है ना 3.11 पे लास्ट पॉइंट, टैक्स पेएबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज, ओहो ये पॉइंट तो सर मैंने समझाया नहीं, रिवर्स चार्ज क्या होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ होल्ड, ठीक है ना। रिवर्स चार्ज तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। हाँ हिमांशु बोल। ये अभी वो एक्ट में चेंज हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर और वो लद्दाख उसको भी यूनियन टेरिटरी में लेते हैं, तो वो चीज एप्लीकेबल होगी क्या? नहीं होगी साहब, पक्की होगी, लेकिन मेरा जब आरटीपी आएगी, जब अमेंडमेंट आएगा तब मैं कराऊंगा। फिलहाल मैं मॉड्यूल के हिसाब से चल रहा हूँ, जब मेरे पास अमेंडमेंट आ जाएंगे कि आपके एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा तब करेंगे। 100% एप्लीकेबल होना चाहिए जब, लेकिन जब आपके अमेंडमेंट बुक आती है लास्ट में, उसके अंदर लिखा होगा तो मैं जोड़ूंगा। इस साल वाली अमेंडमेंट बुक में नहीं आया आरटीपी में, इसलिए मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना। हमारे वाले छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना। आपके भी मानशु होगा 100% होना चाहिए, बट जब तक वो अमेंडमेंट मेरे मॉड्यूल में नहीं आएगा
तब तक मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। और बोलो, ओके। चले आगे। अब लिखो, अब मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, मैं सेक्शन 7 पढ़ चुका, सप्लाई। सप्लाई में क्या क्या होता है वो मैं पढ़ चुका, ठीक है। सेक्शन 8 पढ़ चुका, मिक्स सप्लाई क्या होता है एंड कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ये पढ़ चुका। सेक्शन 9 मैंने बीच में छोड़ दिया, जो मुझे आज डिस्कस करना है, लेकिन पहले मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 10, क्या, कंपोजिशन। आइए लिखिए सेक्शन 10 अपनी कॉपी में, सेक्शन 10, और आप प्लीज आ जाइए पेज नंबर सीधा का सीधा, हाँ जी, सेक्शन 10 में कंपोजिशन लेवी ऑफ इनकम टैक्स लिख लो, और पेज में आ जाओ, यहाँ पर पेज नंबर 3.30, सीधा जल्दी से निकाल लो 3.30। सर ये पहले क्यों करा रहे हो? अरे सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लिंक भी नहीं करता, और इसकी कुछ चीजें वहां काम आ जाएगी, कंपोजिशन इसकी। हाँ जी, अब समझते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आफत क्या, प्लीज। इंडिया में हमारे यहाँ पर जीएसटी को 3 भाग में बांटा गया, एक तो सुपर गरीब लोगों के लिए, एक थोड़े बहुत गरीब लोगों के लिए, और एक बाकी, मतलब जिनका टर्नओवर, हिमांशु जालान मैं बोल रहा हूँ 20 लाख, ये 20 लाख आधा सही है क्योंकि मैं 20 लाख ही बोल रहा हूँ, क्योंकि कई जगह 40 लाख भी हो गया, ठीक है ना, तो मैं 20 लाख या 40 लाख जो आप बोलोगे वो बोल दूंगा। चलो मैं 40 लाख बोल देता हूँ, 20 लाख में बोल चुका हूँ। हमारे यहाँ पर जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है, हमारे यहाँ पर जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है, वो गरीबों में आते हैं। गरीबों में मतलब कि मैंने बताया था, ध्यान हो तो हिमांशु जालान, कि जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ये हिमांशु जालान अमेंडमेंट है, वो सबके एप्लीकेबल है। मैंने क्या बोला कि जिनका टर्नओवर 40 लाख तक है तो उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने कुछ आपको बोला था। अब सब 40 लाख रुपए तक टर्नओवर है, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, मतलब वो किसी को भी माल बेचेंगे तो उससे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएंगे, उनको जीएसटी नंबर भी नहीं लेने उनको कोई रिटर्न भी नहीं भरनी, वो सब फ्री है। मतलब छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है उनको कोई जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने एक बात आपको और बताई थी, सर क्या बताई थी, कि जो 40 लाख रुपए तक टर्नओवर रखते हैं उनके पास ऑप्शन है कि अगर वो चाहें तो जीएसटी नंबर ले सकते हैं, अगर वो चाहें तो जीएसटी नंबर नहीं भी ले। अगर उन्होंने जीएसटी नंबर ले लिए, अगर उन्होंने जीएसटी नंबर ले लिए, अगर उन्होंने जीएसटी नंबर ले लिए, तो फिर उन पे जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी बेच में पुनित बैठा है। पुनित ने, याद है, पुनित मस्त आदमी था, उसने बोला चलो जीएसटी नंबर लेके देखते हैं, तो जीएसटी नंबर लेके देखते ही ही इज लायबल फॉर ऑल जीएसटी फॉर्मेलिटीज, पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं, सर 40 लाख रुपए तक वालों को छोड़ दिया, लेकिन बेचारे 41 लाख, 42 लाख, 45 लाख, 50 लाख के टर्नओवर वाले भी तो गरीब आदमी होते हैं। हाँ जी, कई जगह गरीब होते हैं, कई जगह नहीं होते हैं। एक छोटी सी बात करता हूं बेटा, हम चार्टेड अकाउंटेंट्स बहुत गंदे इंसान है, बहुत गंदे इंसान है। हम खून चूस लेते हैं कस्टमर का, खून चूस लेते हैं। भाई एग्जांपल है, माफ करना, ठीक है, एग्जांपल है, माफ करना। सब मेरा एक क्लाइंट जो रेगुलर स्कीम में रहता है, निकिता मोदी, यू हैव टू सरप्राइज, यू हैव टू सरप्राइज, और सरप्राइज होना पड़ेगा। एक बंदा जो रेगुलर स्कीम में, उसकी पता है कितनी इनकम टैक्स, कितनी जीएसटी रिटर्न भरी जा सकती है, भरी जाती है? निकिता मोदी आइडिया बता, एक साल में जीएसटी रिटर्न कितनी भरी जानी चाहिए लगभग? ऐसे तुक्का मार दे। मेरे को कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में। कितनी बेटा? मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे में। 37 सोच के देख, 37 रिटर्न भरनी पड़ती है एक जीएसटी नंबर वाले को। बोलो हम उससे कितनी फीस लेंगे? 37,000 रुपए फीस कम से कम लेंगे, 40,000 रुपए फीस लेंगे। बेचारा करेगा क्या? आप सोच के देखो, एक बंदा 50 लाख रुपए का काम करता है, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, नॉट प्रॉफिट परसेंटेज 5% है। कितना कमाया बेचारे ने? खाली 2.5 लाख रुपए कमाए, बैंड बज गई। तो सरकार ने स्कीम करी, सरकार ने क्या बोला, आराम से सुनना, जिनका टर्नओवर
1.5 करोड़ रुपए तक है। कितना? 1.5 करोड़ रुपए तक है। साहब जिनका टर्नओवर कितना है? 1.5 करोड़ रुपए तक है, उनके पास ऑप्शन है, प्लीज समझना, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ले ले या फिर रेगुलर स्कीम ले ले। क्या बोला? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ले ले या फिर रेगुलर स्कीम ले ले। सर क्या होती है, क्या फायदे, क्या नुकसान है? अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आपको न तो निकिता अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत, ना ही कुछ और। आप क्या करो, सरकार को केवल 1% ऑफ सेल पे कर, खत्म बात। मतलब आपको परचेज कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने किससे खरीदा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा क्या करो कि आप 1% ऑफ सेल पे करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर स्कीम लेते हो तो आपको अकाउंट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, साथ में कितना इनपुट मिला उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कितना सेल पर जीएसटी बनता है वो रखना पड़ेगा, हर महीने जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ेगी 3, हर महीने कितनी रिटर्न भरनी पड़ेगी? 3 रिटर्न भरनी पड़ेगी। फिर सुनना, अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो सरकार मुझे ऑप्शन देती है, सरकार बोलती है कि अब आपको अकाउंट्स वगैरह कुछ भी मेंटेन मत करो, आप सीधा एक काम करो कि साहब आपकी जितनी सेल हो उसका 1% सरकार को पे कर दो। सर 1%? हाँ, बस 1% पे कर दो। मतलब अगर आप मान लो 18% वाला माल बेचते हो, आप 28% वाला माल बेचते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरो मत, आप कितना पे कर दो, खाली 1% पे करो, ठीक है जी। अब निकिता बोलेगी सर फिर तो हम सब कंपोजिशन स्कीम ले लेंगे। नहीं बेटा, हर चीज के दोनों होते हैं, फायदे और नुकसान, प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो याद है मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, इनपुट। इनपुट क्या होता है? जो टैक्स हम परचेज करते वक्त, जो टैक्स हम परचेज करते वक्त गवर्नमेंट को देते हैं, जो टैक्स हम परचेज करते वक्त किसको देते हैं? बायर को देते हैं। बायर गवर्नमेंट को जमा कराता है, उसका मुझे इनपुट मिल जाता है। कंपोजिशन स्कीम में आपको ये लग्जरी नहीं मिलेगी, कंपोजिशन स्कीम में आपको ये लग्जरी नहीं मिलेगी। मतलब आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 1% देना पड़ेगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, ये साहब एकांश है। एकांश ने 5 लाख रुपए का गुड्स खरीदा और इस पे जीएसटी मान लो कितना दिया? 50,000 दिया, ठीक है जी। अगर एकांश रेगुलर स्कीम में है, रेगुलर स्कीम क्या होती है? वो सब स्कीम के नाम होते हैं, ठीक है ना, अपन खाली कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। और इसने ये वाला माल 6 लाख रुपए में बेचा। कितने में बेचा साहब? 6 लाख रुपए में बेचा, ठीक है। और टैक्स इसने कस्टमर से कितना लिया? 10% लिया। कितना लिया? 60,000 लिया। तो एकांश तू गवर्नमेंट को कितना चुकाएगा? 60,000 रुपए तेरे को टैक्स कलेक्शन हुआ, उसमें से तूने 50,000 रुपए का टैक्स परचेज के वक्त दे दिया। गवर्नमेंट को कितना टैक्स चुकाएगा? 10,000 रुपए क्या करेगा? पे करेगा। ऐसा करेगा? सर एकदम ऐसा करूंगा। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रहते हो, किस में रहते हो? कंपोजिशन स्कीम में रहते हो। सर कंपोजिशन स्कीम क्या है? कंपोजिशन स्कीम क्या है कि साहब आपने वही 5 लाख का माल खरीदा और 50,000 रुपए का उस पर क्या लगा? टैक्स लगा आपका, और आपने उसको कितने में बेच दिया? मान लो 6 लाख रुपए में बेच दिया। मान लो 6 लाख रुपए में बेच दिया। अब साहब आपने 6 लाख में बेचा तो एकांश अब आपको, आपने 50,000 रुपए का टैक्स जो दिया था उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा, और आपको सरकार को कितना चुकाना पड़ेगा? खाली 6 लाख का 1% चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा? 6,000 रुपए चुकाना पड़ेगा। मतलब कंपोजिशन का फायदा ये कि आपको ये हिसाब नहीं रखना कितने का खरीदा, उस पर क्या इनपुट मिला, क्या इनपुट नहीं मिला, कुछ भी हिसाब नहीं रखना, जितना सेल किया उसका 1% टैक्स चुका, ठीक है जी। लेकिन अगर आप रेगुलर स्कीम में हो, परचेज पे जो टैक्स दिया उसका आपको इनपुट मिल जाएगा।
तो अब कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम के दोनों के अपने फायदे होते हैं। प्रैक्टिकली मुझे कौन सी लेनी चाहिए, जहां पर मेरा नेट टैक्स कम से कम लगे, वो लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करती है सिचुएशन वरी टू वरी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि साहब कंपोजिशन स्कीम के फायदे या नुकसान। तो साहब कंपोजिशन स्कीम का मतलब एक स्कीम है जो सरकार ने बनाई है। किन के लिए बनाई है? जो छोटे व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी कौन होते हैं? जिनका टर्नओवर कितना होता है सर? 1 करोड़ 50 लाख से कम होता है। जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कम होगा, उनके पास ऑप्शन होगा, वो चाहे तो एक स्कीम ले सकते हैं। सरकार एक स्कीम देती है, उस स्कीम का नाम है कंपोजिशन स्कीम। अगर वो कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं तो उन्हें सरकार को टैक्स देना है मात्र 1%, मात्र 1%, मात्र 1%। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि उनके कोई इनपुट नहीं मिलेगा। जेन्युइन चीज है, ठीक है। अच्छा, उनका अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन नहीं करने, मौज हो गई, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। मैं कंपोजिशन स्कीम एक बार खत्म करने की कोशिश करूंगा, फिर आपके डाउट्स लूंगा। इतनी इजीली कंप्लीट नहीं होगी, इतनी इजीली कंप्लीट नहीं होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करने पसंद करूंगा कंपोजिशन स्कीम के, ठीक है जी। सर 1.5 करोड़ का मतलब क्या हुआ? क्योंकि एकांश या फिर हिमांशु या फिर जालान या प्रतीक मोदी, जो भी बंदे दुकान पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो बोलेंगे सर फिर तो हमारे मौज हो गई, हम 1.5 करोड़ रुपए तक तो ना 1% टैक्स दे देते हैं। नहीं भाई, क्या बोल रखा है सरकार ने? आप ये देखो कि आप पहली बात तो एक कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो साहब मैं दो चीजें कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। इसमें असेसमेंट ईयर का फंडा नहीं होता जीएसटी के अंदर। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल। मान लो अब हमारा साल कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है, और प्रीवियस ईयर क्या कौन सा था? 19-20। अब मैं चाहता हूं कि मैं 20-21 में कंपोजिशन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? आराम से मैं 20-21 में कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं? उसके लिए मुझे पिछले साल में जाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि पिछले साल का टर्नओवर कितना है। अगर पिछले साल का टर्नओवर मेरा अप टू 1.5 करोड़ है, तो इस साल मैं जीएसटी स्कीम ले सकता हूं, मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। लेकिन मेरा पिछले साल टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है, तो इस साल में जीएसटी स्कीम नहीं ले सकता, इस साल में जीएसटी स्कीम नहीं ले सकता। फिर सुनना, सर कौन कौन कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? तो बेटा जी सुनना, जिसका टर्नओवर पिछले साल में, सर पिछला साल कौन सा होता है? जिस साल के लिए हम कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, उससे जस्ट पिछला साल देखो, पिछले साल का टर्नओवर कितना है। अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो मेरे को कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, और अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इस साल कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अब सुनना, मैं 20-21 की ही बात कर रहा हूं, मैं 20-21 की ही बात कर रहा हूं, मैं 20-21 की ही बात कर रहा हूं। अब बात ये कर रहा हूं कि अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो क्या मैं राजा बाबू हो जाऊंगा? हाँ, मैं राजा बाबू हो जाऊंगा, बट राजा बाबू कब तक आऊंगा? अप टू 1.5 करोड़ तक। मतलब अगर पिछले साल टर्नओवर 1.5 करोड़ है तो इस साल मेरे को जीएसटी मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, लेकिन कितने रुपए तक मिलेगा? 1.5 करोड़ रुपए तक मिलेगा। अगर मेरा टर्नओवर 20-21 में 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया तो 1.5 करोड़ तक तो कंपोजिशन मिल जाएगा, और 1.5 करोड़ के ऊपर, 1.5 करोड़ के ऊपर, 1.5 करोड़ के ऊपर आपको रेगुलर स्कीम के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मतलब 1.5 करोड़ मान लो आपका कब हो गया? 30 सितंबर तक हो गया, तो आप 1 अक्टूबर से किस में आ जाओगे? रेगुलर स्कीम में आ जाओगे। किस में आ जाओगे? रेगुलर स्कीम में आ जाओगे। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए 30 सितंबर को पूरा हो गया तो 1 अक्टूबर से आप रेगुलर स्कीम में आ जाओ। समझ में थोड़ा सा आया होगा? 1 मिनट रिवीजन करूं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, पक्का एग्जाम में आता है। पहली बात तो ये, सर कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन कौन सा है? सर कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन है सेक्शन नंबर 10। कौन सा है सर? सेक्शन 10। मैंने 7 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, 9 बीच में छोड़ दिया, कोई बात नहीं, काम भी नहीं आएगा आपके। 10 पढ़ा मैंने। 10 क्या बोलता है? कंपोजिशन स्कीम। पहली बात, कंपोजिशन स्कीम लेने के फायदे या नुकसान।
तो मैंने क्या बोला, सर कंपोजिशन स्कीम, अरे भी किसी को टोकना हो तो बीच में टोक देना, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, अब कंपोजिशन स्कीम लेने के फायदे या नुकसान। तो सर सबसे बड़ा फायदा तो ये कि हमें अकाउंट्स वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं करना, मुझे ये देखना ही नहीं मैंने किससे परचेज किया, मुझे ये देखना ही नहीं कौन मुझे मैंने बाहर से खरीदा, यहाँ से खरीदा, वहां से खरीदा। अरे यार, चलो जी, मुझे ये देखना ही नहीं मुझे मैंने कहां से कुछ खरीदा। अरे चार खुशी कौन कौन आ गई, ये खुशी गोयल कौन है भाई, बोडगी वाली होगी, खुशी अग्रवाल गुड्डा वाली होगी, ये तीसरी खुशी कौन है, एक जालान है, उसके अलावा खुशी और कौन सी है, बोलो भाई। भैया मैं हूँ मैं मतलब नाम बताओ। खुशी अग्रवाल। खुशी अग्रवाल, ये कौन सी खुशी वाली है, गुड्डा वाली ना, ना तो भैया चश्मे वाली। यार तीन ही खुशी थी, तीन खुशी थी, चार खुशी थी, अरे क्लास में तीन खुशी थी, चार खुशी थी, तीन थी। चलो देखेंगे, दिमाग में भूलभाल गया, कोई बात नहीं, वन देखेंगे, चलो ठीक है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा सुनना चालान, मैंने क्या बोला फिर से, मैं सेक्शन 10 पढ़ा रहा हूँ, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में मैं क्या बात कर रहा हूँ, सुन लो सबके सब कि सब कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए है। छोटे व्यापारियों का मतलब जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए तक है, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो एक कंपोजिशन स्कीम ले लें। सर कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या होता है, सर कंपोजिशन स्कीम का मतलब ये होता है कि आप पर नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे मतलब आपके लिए अलग से प्रोविजन बनाए हुए हैं। सर अलग से कौन से प्रोविजन बनाए हुए हैं, तो सुनो जी, अलग से प्रोविजन कौन से बनाए हुए हैं, अलग से प्रोविजन ये बनाए हुए हैं, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम लेता हूं, सर कंपोजिशन स्कीम कब ले सकता हूं, जब मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो या 1.5% करोड़ तक हो, तो मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। अगर मैं कंपोजिशन स्कीम लेता हूं तो फिर मेरे मौज हो जाएगी, मुझे केवल 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 बोलो कितना जीएसटी पे करना है, मात्र 1% जीएसटी पे करना है। कितना पे करना है, 1% जीएसटी पे करना है। मतलब सर अगर मैं कंपोजिशन स्कीम ले लूं तो वो जो 18% 28% कुछ नहीं पे करना, ना कुछ भी नहीं पे करना, मौज हो गई। कितना पे करना है, खाली 1% पे करना है। सर फिर तो मौज हो गई, हाँ सर मौज हो गई, लेकिन हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों होते हैं, मतलब फायदे हैं तो नुकसान भी है। अगर कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम लेता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अभी मैंने समझाया ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब हुआ, वो भी समझाओ। तो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब मैंने बताया था कि जो हम परचेज करते हैं, जो हम परचेज करते हैं, देखो मैंने बताया था ना, जो हम परचेज करते हैं उस पर हम जो टैक्स पे करते हैं उसका हमें फायदा नहीं मिलता। मैंने दो एग्जांपल लिए, रेगुलर स्कीम में बंदा 5 लाख का माल खरीदता है, 50,000 रुपए जीएसटी पे करता है, उसी को सेल करता है कितने में, 6 लाख में सेल करता है, तो 60,000 रुपए जीएसटी का कलेक्शन लेता है। तो सब 60,000 जीएसटी का कलेक्शन लेता है, तो उसको सरकार को 60,000 पे करने हैं, माइनस 50,000 रुपए, माइनस 50,000 रुपए उसको इनपुट मिल जाएगा, 10,000 सरकार को पे कर देगा। बट कंपोजिशन स्कीम वाला 5 लाख का माल खरीदता है, ऑब्वियसली वो जिससे खरीदेगा उसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। उसने जिससे खरीदा उसने 50,000 रुपए का जीएसटी ले लिया, अब मैंने उसको 6 लाख में बेचा, तो 6 लाख में बेचा तो अब मुझे खाली कितना टैक्स पे करना है, कंपोजिशन के अंदर 1% टैक्स पे करना है, और 1% टैक्स पे करके खाली कितना पे करना है, 6,000 पे करना है। लेकिन नुकसान क्या, मुझे 50,000 का इनपुट नहीं मिले। उसके बाद मैंने बताया था कि सर कंपोजिशन स्कीम किस किस को मिल सकती है, तो सब कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है खाली किस किस को, देखना मेरे पास मैंने 2 साल लिए, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। मैंने प्रीवियस ईयर लिया, क्या बोला, अगर आपको 20-21 के लिए कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो आपको पिछला साल देखना पड़ेगा। अगर पिछले साल में टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ रुपए तक है तो इस साल में आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा है
तो आपको इस साल कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सर पिछले साल में 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर है तो इस साल आपको इनपुट कंपोजिशन मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, लेकिन कितने रुपए तक मिलेगी? खाली 1.5 करोड़ रुपए तक मिलेगी। मतलब आप 1.5 करोड़ रुपए तक कंपोजिशन में रह सकते हो। उससे पहले क्या 1.5 करोड़ रुपए का भी आपको कंपोजिशन में आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? उसके लिए हम देखेंगे पिछला साल। पिछले साल में अगर टर्नओवर मेरा 1.5 करोड़ रुपए से कम है, पिछले साल में अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो इस साल इनपुट मिल जाएगा। सॉरी, इस साल कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। और कंपोजिशन स्कीम कितने रुपए तक मिलेगी? 1.5 करोड़ रुपए तक मिलेगी। पिछले साल में टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो इस साल आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। एकांश, हिमांशु, कुछ पूछना हो तो पूछो। किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछो। भैया वापस बताओ ना। सुनो, सीधी सी बात ये है, कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? छोटे व्यापारियों के लिए। ठीक है, छोटे व्यापारियों के लिए मतलब हम नॉर्मली जीएसटी में क्या पढ़ते हैं कि साहब हम जो परचेज के वक्त जो टैक्स देते हैं उसका हमें इनपुट मिल जाता है, और हम जो सेल पर जो टैक्स देते हैं वो हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। अब साहब गवर्नमेंट को हम टैक्स जमा तो करवाते हैं, लेकिन कितना टैक्स जमा कराएं? तो सीधा बोल रखा है कि 18% लगता है, कईयों पे 28 तक लगता है, कईयों पे 12% लगता है। तो हम इतना टैक्स सरकार को जमा कराते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हमारे बेनिफिट क्या होता था? हमारे बेनिफिट ये होता था कि हम जो परचेज के ऊपर टैक्स देते थे उसका हमें इनपुट मिल जाता था। ठीक है जी, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। महंगा क्यों पड़ता है कि साहब हमें खूब सारी जीएसटी रिटर्न्स भरनी पड़ती है, अकाउंट्स मेंटेन रखने पड़ते हैं, फलाना ठिकाना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई। स्कीम किसके लिए? केवल छोटे व्यापारियों के लिए। छोटे व्यापारी कौन है? जिनका टर्नओवर पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ रुपए तक है, वो इस साल कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और वो कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो उनको टैक्स खाली कितना देना पड़ेगा? मात्र 1% टैक्स देना पड़ेगा। इससे ऊपर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ जी, और बोलो। इतना ही पढ़ाया, बाकी मैं भी और पढ़ाऊंगा। बोलो जी, और कुछ पूछना हो? भैया सेल्स और टर्नओवर में कोई डिफरेंस होता है क्या? टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशंस दे रखी है, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के आपके लिए सेम है। आपने शायद कल टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको फर्क समझ में आया होगा ना एकांश? हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि सेल्स या टर्नओवर में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, यहाँ डिफरेंस है, देखेंगे। और बोलो। भैया कंपोजिशन वाला है ना, जो अपने कस्टमर है उनसे भी जीएसटी लेगा क्या? वो सब अभी डिस्कस ही नहीं किया अपन ने, खाली वो अभी बताऊंगा ना, आपको पता है चीज, वो बताऊंगा सब चीजें। और बोलो। और बोलो, चलो जी स्टार्ट करें। थ्योरी तो किताब में लिखी हुई है, हम पढ़ सकते हैं, पॉइंट समझो खाली। और अभी आपको पढ़ने के लिए मैं दे दूंगा। पहली बात कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, रेगुलर का और कंपोजिशन का। अगर बंदा कंपोजिशन स्कीम ले लेता है तो क्या हो? हिमांशु, हाँ, तुमने दुकान पे कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, रेगुलर स्कीम ले रखी है? कंपोजिशन। कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो सुनना, क्या मतलब आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट देखकर या फिर आपकी दुकान देखकर या आपकी शकल देखकर कोई बता सकता है कि आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है? नहीं। नहीं ले रखी। तो साहब आपको अपने कस्टमर को बताना जरूरी है ना कि साहब हमने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, जरूरी है। हाँ। तो साहब कैसे बताओगे? आपके लिए जिम्मेदारी है कि आप ना जो अपना बिल होता है, सुनना अब मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, तो एक चीज करेंगे, बिल के ऊपर लिखो, ये मैंडेटरी है, लिखो कि साहब हम किस में हैं? कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है साहब। दूसरी बात, एकांश ये पेनल्टी लग सकती है इस चीज की, आपको अपनी शॉप पर भी लिखना पड़ेगा पेज से। कैसे भी लिखो, शॉप के ऊपर भी लिखना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन डीलर। ठीक है जी, ठीक है एकांश, लिख दोगे? हाँ। चलो अब मैं कुछ चीजें और बता रहा हूं, सुनना आराम से।
ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, राधिका देख खूब सारे जने आ गए, और ये राधिका है लास्ट में। चलो जी, राम ने 100 रुपए का गुड्स खरीदा, 100 रुपए गुड्स यहीं से स्टार्ट करते हैं। राम ने श्याम को गुड्स बेचा, 100 रुपए का गुड्स बेचा, 10 रुपए जीएसटी कलेक्ट करी। राम के पास कितने आए? 100 आए प्लस 10 आए, ठीक है। राम ने ये किसको जमा करा दिया? राधिका, गवर्नमेंट को जमा करा दी, कोई बुरा काम नहीं किया, ठीक है जी। अब श्याम ने वो गुड्स किसको बेचा? अरे यार, श्याम ने वो गुड्स किसको बेचा? मोहन को बेचा। मोहन को कितने में बेचा मान लो? हाँ खुशी गोयल, 120 में बेचा। श्याम ने मोहन को गुड्स कितने में बेचा? 120 में बेचा, बेच दिया साहब। अब मोहन पर जीएसटी कितना लगेगा? 12 रुपए लगेगा, ठीक है जी। श्याम कलेक्ट करेगा, श्याम कलेक्ट करेगा, श्याम कितना कलेक्ट करेगा? 120 रुपए प्लस 12 रुपए कलेक्ट करेगा, कितना है? 132 रुपए। इसमें से श्याम गवर्नमेंट को कितने रुपए देगा? 12 रुपए देगा। 12 में से जितना वो राम को दे चुका, मतलब गवर्नमेंट तक पहुंच चुका, वो माइनस कर देगा, और अब गवर्नमेंट को कितना चुकाएगा? खाली 2 रुपए चुकाएगा। यहां तक हमने बातें कर ली थी, यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। नहीं। अब मोहन ने ये कितना क्या किया? परचेज किया, ठीक है। मोहन ने परचेज किया। अब मोहन एक्चुअल में किसमें है? कंपोजिशन स्कीम में। मोहन किसमें है? कंपोजिशन स्कीम में। अब मोहन कंपोजिशन स्कीम में है, तो जस्ट अभी कुछ दिन टाइम पहले मैंने बात करी कि जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको इनपुट का फायदा नहीं मिलता, इनपुट का फायदा नहीं मिलता। सब इनपुट का फायदा नहीं मिलता, तो मोहन की ये चीज 132 रुपए की पड़ गई भाई। 12 रुपए का इनपुट का फायदा नहीं मिलता, और मैंने बताया था जिन इनपुट का अगर फायदा मिलता है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, और इनपुट का फायदा नहीं मिलता तो वो कॉस्ट का पार्ट होता है। तो मोहन की 132 रुपए की कॉस्ट पड़ गई। मोहन ने ये गुड्स राधिका को सेल किया, सुनना, मोहन ने गुड्स राधिका को सेल किया। कितने में सेल किया? 140 में सेल किया। राधिका कोई दिक्कत नहीं, आपको 140 में सेल किया। अब मोहन के पास कितने रुपए आए? 140 रुपए आए। मोहन को सरकार को टैक्स कितना देना है? मात्र 1% टैक्स देना है। मतलब ये गवर्नमेंट को कितना चुकाएगा? 1.4 रुपीज चुकाएगा। कितना चुकाएगा साहब? 1.4 चुकाएगा। सर 1% क्यों चुका रहा है? क्योंकि मोहन कंपोजिशन डीलर है। कंपोजिशन डीलर को फिक्स सेल्स का 1% चुकाना होता है, ठीक है साहब, 1% चुकाना होता है। अब मोहन ने जब खरीदा था तो उसने 12 रुपए का टैक्स दिया था, लेकिन यहां पर कंपोजिशन डीलर को इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब उसे ये इनपुट टैक्स में से माइनस नहीं होगा, इसे 1.4 चुकाना पड़ेगा। राधिका यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनना और उसके बाद रिप्लाई करना, समझ में आए तो रिप्लाई करना राधिका, तो समझ में आए तो। मोहन ने 140 रुपए में बेचा, राधिका को 1% टैक्स लिया। अब राधिका पहला क्वेश्चन तो आपका ये कि सर ये जो 1% है ये राधिका नहीं देगी क्या मोहन को? नहीं, कंपोजिशन डीलर का नियम होता है, कंपोजिशन स्कीम का नियम होता है कि मोहन ये 1% कस्टमर से नहीं ले सकता। मोहन 1% कस्टमर से नहीं ले सकता, इसे ये अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली मोहन ऑब्वियस है कि कॉस्ट में जोड़ के ले लेगा, लेकिन मोहन सेपरेटली अपने बिल में नहीं बोल सकता कि राधिका जी 1% मुझे टैक्स के भी दो, राधिका 1% मुझे टैक्स के भी दो, ये मोहन नहीं बोल सकता। मोहन ने 140 में बेचा, 1% टैक्स सरकार को जमा करा देगा। राधिका अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका रिप्लाई आप करो। राधिका आपकी ये चीज कितने की पड़ी है? कॉस्ट कितने की पड़ी है? 140 की। 140 का पड़ा। अब मान लो आप रेगुलर स्कीम में हो, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं,
आप रेगुलर स्कीम में हो, आपने ये गुड्स सेल किया, किसको सेल किया? मान लो निकिता को सेल किया, निकिता को सेल किया, निकिता को सेल किया आपने 150 रुपए में। अरे आवाज बिल्कुल भी नहीं। राधिका आपने 150 में सेल किया, आपने कलेक्ट कितने रुपए किए? 15 रुपए कलेक्ट किए। अच्छी बात है, 15 रुपए आपके पास आ गए। राधिका ये बताओ आपको कितने रुपए का इनपुट मिलेगा? सर 0 का। 0 का। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पे ही नहीं किया था मोहन को। आपने कुछ पे नहीं किया, मतलब आपको सरकार को जमा कितना कराना पड़ेगा? 15 रुपए कराना पड़ेगा। मतलब ये मोहन ने ना, इस मोहन ने, सुनना मेरी बात, ये मोहन बहुत बड़ा इसने मतलब गुनाह कर दिया। इसने चेन तोड़ दी, ये चेन तोड़ दी। मतलब मोहन को भी इनपुट नहीं मिलेगा, साथ में मोहन से जो भी खरीदेगा उसको भी इनपुट नहीं मिलेगा। समझ में राधिका मैंने क्या बोला? कि भी मोहन को तो इनपुट नहीं मिल गया, वो तो मैंने बता दिया कि जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको इनपुट नहीं मिलता, लेकिन कंपोजिशन डीलर जिसको माल बेचेगा उस बंदे की भी बेचारे की बैंड बज गई, उसको भी इनपुट नहीं मिला, उसको भी इनपुट नहीं मिला। तो साहब यहाँ पर इसने चेन ब्रेक कर दी बीच में। ये चेन चल रही थी ना, 10 का इनपुट इसको मिल रहा है, 10 का इनपुट इसको मिल रहा है, इसको 12 का इनपुट मिल रहा है, फलाना डिकाना मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर ये चेन टूट गई बीच के। राधिका समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। आया? अब सुनना, एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछना मुझे आपसे कि राधिका आप किससे गुड्स खरीदना पसंद करोगे? अगर आप रेगुलर स्कीम में हो तो आप कंपोजिशन डीलर से गुड्स खरीदना पसंद करोगे या फिर रेगुलर बंदे से खरीदना पसंद करोगे, या कोई फर्क नहीं पड़ता? सर कंपोजिशन नहीं सर, रेगुलर से खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि देखो रेगुलर अपना 10% प्रॉफिट जोड़ता है। तो पहली बात तो ये कि अगर मोहन रेगुलर में होता, सुनना मेरी बात, मोहन रेगुलर में होता तो उसकी कॉस्ट कितनी? 120 पड़ती भाई। 112 रुपए में तो टैक्स दिया, उसे इनपुट मिल जाता, और ये आपको बेचता मान लो 130 में बेचता, और 10 रुपए टैक्स, 13 रुपए के टैक्स लेकर 143 में बेचता, आपको मान लो 143 में बेचता। सुनना मेरी बात, मोहन अगर रेगुलर में होता तो वो आपसे 132 रुपए की अपनी कॉस्ट नहीं मानता। वो 132 रुपए की कॉस्ट क्यों नहीं मानता? क्योंकि 12 का उसे इनपुट मिल जाता तो वो अपनी कॉस्ट 120 मानता और उसको 130 में बेचता आपको। तो 130 में बेचता तो वो आपसे 130 रुपए लेता प्लस 13 रुपए लेता, वो 143 रुपए लेता आपसे, 130 प्लस 13 रुपए लेता, और 13 में से वो 12 रुपए सरकार को जमा करा देता, 1 रुपए 12 रुपए आपने उसने जमा करा दी थी, 1 रुपए और जमा करा देगा। लेकिन अगर अब आप सेम चीज अगले को कितने में बेच रहे हो? 150 प्लस 15 में बेच रहे हो, ठीक है जी, तो आपको 15 रुपए मिले और उस 15 में से आपको 13 का इनपुट मिल जाएगा, और सरकार को कितना जमा कराना पड़ेगा? खाली 2 रुपए जमा करवाना पड़ेगा। मतलब एक रेगुलर स्कीम वाला बंदा कभी भी कंपोजिशन वाले बंदे से माल नहीं खरीदना चाहता। हिमांशु सुनना मेरी बात, कंपोजिशन स्कीम अच्छी है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम केवल उनके लिए अच्छी है जो अल्टीमेट किसको माल बेचते हो? कंज्यूमर को माल बेचते हो। किसको माल बेचते हो? कंज्यूमर को माल बेचते हो। बात क्लियर हुई थोड़ी सी? सर क्या बताया, एक बार वापस रिवीजन कर दो। मैं एक्चुअल में जो कंपोजिशन स्कीम है उसकी ड्रॉबैक बता रहा हूं। मैं कंपोजिशन स्कीम की ड्रॉबैक बता रहा हूं। कंपोजिशन स्कीम की ड्रॉबैक क्या है कि सर इसको खुद को भी इनपुट नहीं मिलता और ये किसी दूसरे जने को भी इनपुट नहीं लेने देता। हम तो डूबेंगे सनम, आपको साथ लेके डूबेंगे, ठीक है साहब? मतलब खुद को भी इनपुट नहीं मिलता और दूसरे को भी इनपुट नहीं मिलता। अच्छी बात। अब पहले इस पैराग्राफ, इस डायग्राम में किसी को कुछ पूछना है या वापस समझाऊं? वापस समझाओ। वापस समझाऊं तो सेम एग्जांपल नया दूसरा ले लें अपन, ठीक है? अरे भी बोल दिया करो, एकदम नई चीज कर रहे हैं अपन तो 10 बार समझाऊंगा, लेकिन मुझे बोला करो प्लीज। रजत आपसे बात करते हैं। राधिका खुद को म्यूट कर लो। ये रजत है, ये विपिन है, ये मनीष है,
ये लक्की है, लोकेश है, ये दीपक है, और ये हिमांशु है। ठीक है जी। रजत रजत मैन्युफैक्चरर है, इसने स्टार्ट किया, इससे पहले की कहानी मैं नहीं पढ़ रहा। ठीक है। रजत ने माल बेचा विपिन को, इसमें से ये रेगुलर स्कीम में है, ये रेगुलर स्कीम में है, मनीष अग्रवाल रेगुलर स्कीम में है, लोकेश कंपोजिशन स्कीम में है, किसमें? कंपोजिशन स्कीम में है, दीपक रेगुलर स्कीम में है, और हिमांशु रेगुलर स्कीम में है। ठीक है। रजत ने माल बेचा विपिन को, 1000 रुपए का माल बेचा, टैक्स लगा 10%, 100 रुपए का टैक्स लग गया। रजत माल बेचेगा विपिन को, तो विपिन से कितने रुपए लेगा? 1000 रुपए लेगा प्लस 100 रुपए लेगा, 1100 रुपए ले लिए। रजत सरकार को कितने जमा करा देगा? 100 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अच्छी बात। अब मैं विपिन की बात करूं, विपिन के पास कितने का माल आया? 1000 रुपए का माल आया, उसने 100 रुपए का टैक्स दिया। रजत, पहली बात तो ये कि विपिन के लिए कॉस्ट कितनी पड़ी? 1100 नहीं पड़ी। पहली बात, उसकी कॉस्ट पड़ी 1000। क्यों? क्योंकि 100 का उसे इनपुट मिल जाएगा बेटा, भाई 100 का तो उसे इनपुट मिल जाएगा, और जिस चीज का इनपुट मिल जाता है वो कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब विपिन टैक्स चुकाने जाएगा तो 100 रुपए का उसे फायदा मिल जाएगा ना, इसलिए कॉस्ट का पार्ट नहीं, उसके 1000 रुपए की कॉस्ट पड़ी। ठीक है सर, पहली बात ये क्लियर है? हाँ है ना, बोलते जाना, वापिस समझाऊंगा नहीं। हाँ यस क्लियर है। हाँ क्लियर है भैया, आगे समझाओ। ठीक है। अब विपिन क्या बोलता है कि साहब मैं ना मनीष अग्रवाल को गुड्स बेचूंगा, मैं 10% प्रॉफिट कमा कर बेचूंगा। अच्छी बात है। तो अब विपिन ने गुड्स बेचा मनीष को 10% प्रॉफिट कमाकर, तो 1100 में माल बेचा प्लस 110 रुपए का टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। रजत के पास कितने आए? 1100 आए प्लस 110 रुपए आए। ठीक है। अब रजत सरकार को चुकाने जाएगा, रजत सरकार को चुकाने जाएगा, भाई इसको डायग्राम उतारना उतार देना, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब 110 रुपए रजत सरकार को बोलेगा मुझे 110 रुपए सरकार को देने हैं। क्यों? क्योंकि इसने मनीष से कितने रुपए लिए? 110 लिए, लेकिन ये ऑलरेडी कितने चुका चुका है? 100 रुपए चुका चुका है। तो गवर्नमेंट को खाली कितने रुपए देगा? 10 रुपए दे देगा। ये बात भी क्लियर हो गई। पूजा अग्रवाल, चलो भाई पूजा अग्रवाल लाइट आ गई? पूजा अग्रवाल लाइट आ गई क्या? चलो ठीक है। पूजा ज्वाइन कर लिया क्या बेटा? यस सर। चलो ठीक है। हाँ लाइट आ गई क्या आपके घर पे? हाँ सर, अभी आई है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब विपिन ने 10 रुपए का टैक्स सरकार को चुका दिया, लेकिन मनीष की जेब से 110 गया। मनीष भी बोलता है मैं 10% प्रॉफिट जोड़कर गुड्स बेचूंगा, तो उसने 1100 प्लस 10% कितने में बेचा? 1210 में लोकेश को बेचा। ठीक है साहब, 1210 में लोकेश को बेचा, तो इससे 121 रुपए कलेक्ट किए। कितने में बेचा? 1210 प्लस 121 में बेचा। ठीक है। मनीष के पास कितने रुपए आए? 121 रुपए आए, 121 रुपए आए, उसमें से 110 रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं। अब कितने रुपए जमा कराएगा? 21 रुपए जमा करवाएगा। रजत यहां तक डाउट है क्या? नहीं भैया, यहां तक नहीं है। अब एक बात सुनना बेटा, सप्लायर ने कौन सी स्कीम ले रखी उससे मतलब है, जो रिसीवर है उससे मुझे मतलब नहीं है। भाई आपकी दुकान में कस्टमर आता है, उसके बाद जीएसटी नंबर है नहीं है कैसे है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मनीष के पास रेगुलर स्कीम थी, मनीष ने टैक्स चुका दिया। अब चलते हैं लोकेश के पास। लोकेश कंपोजिशन डीलर है। ठीक है। अब लोकेश की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी रजत? जल्दी बोल। 1210। 1210 नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लोकेश कंपोजिशन डीलर है और लोकेश को 121 रुपए का इनपुट नहीं मिलेगा। लोकेश को 121 रुपए का इनपुट नहीं मिलेगा। मैंने आपको यही बोला कि जो कंपोजिशन डीलर होता है उनको कोई इनपुट नहीं मिलता है। जो कंपोजिशन डीलर होता है उनको कोई इनपुट नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये 1331 रुपए पे प्रॉफिट जोड़ेगा। हाँ, ये इसमें प्रॉफिट जोड़ेगा। हालांकि सुनना मेरी बात,
लोकेश दीपक से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, लेकिन दीपक के नुकसान हो जाएगा, दीपक को उसका इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आया? हाँ भैया। अब 1331 है और लोकेश बोलता मैं भी 10% कमाऊंगा। लो जी कमा लो। मतलब वो कितने में बेचेगा दीपक को? 1464 में बेचेगा, 1464.1 में बेचेगा। लोकेश के पास कितने आएंगे? 1464.1 आएंगे। लेकिन अभी सरकार को कितना चुकाएगा? वो सरकार को चुकाएगा 1464.1 इंटू 1%, इंटू 1%। कितना चुकाएगा? 14.64 चुकाएगा। कितना चुकाएगा? 14.64 चुका देगा। इसको इसने 121 रुपए दिए तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अब बेचारा दीपक भी फंस गया। दीपक क्यों फंस गया? दीपक ने माल खरीदा। लोकेश तूने दीपक से कितना इनपुट लिया, टैक्स लिया? तो दीपक बोलेगा मैंने तो कोई टैक्स दिया ही नहीं लोकेश को। लोकेश ने बोला मैंने तो कोई टैक्स लिया ही नहीं लिया। अब दीपक किसको माल बेचेगा? मनीष हिमांशु को माल बेचेगा और वो भी 10% प्रॉफिट कमा कर बेचेगा। दीपक किसमें है? रेगुलर स्कीम में है। दीपक कितने माल बेचेगा? 1464.1 इंटू 10% प्लस इक्वल टू कितने बेचेगा? मान लो 1610 में बेचेगा और टैक्स कितना कलेक्ट करेगा? 161 कलेक्ट करेगा। 1610 प्लस 161 कलेक्ट करेगा। और यहां पर इसके पास आए कितने रुपए वो देखो पहले तो 1756 आए। और अब दीपक जब सरकार को चुकाने जाएगा तो सरकार को कितने चुकाएगा? 161 चुकाएगा और इनपुट कितने का मिलेगा? 0 का मिलेगा। और इसको सरकार को 161 रुपए चुकाने पड़ेंगे। मतलब दीपक के नुकसान हो गए, दीपक के नुकसान हो गए। बात क्लियर हुई रजत एक बार? हाँ भैया। अब इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से और कराना चाहूंगा। प्लीज कोई लिखना चाहे तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम को, ठीक है ना? अब देखो मनीष तक तो दिक्कत नहीं है। अगर मान लो लोकेश क्या होता? रेगुलर होता तो कितना इफेक्ट पड़ता? अगर लोकेश क्या होता? रेगुलर स्कीम में होता तो क्या इफेक्ट पड़ता? तो लोकेश की कॉस्ट कितनी पड़ी? 1210 प्लस 121 पड़ी। अब लोकेश अभी भी 10% प्रॉफिट जोड़ना पसंद करता है तो लोकेश कितना प्रॉफिट जोड़ेगा? 1210 इंटू 10% कितना? 121 रुपए। मतलब कितने बेचेगा? वही 1331 प्लस 133 इतने बेचेगा। दीपक से कितने लेगा? 1331 प्लस 133 रुपए लेगा। ऐसे ही लेगा। अब देखो सुनना मेरी बात, दीपक की जेब से अभी भी कितने गए? 1464 ही गए। दीपक की जेब से अभी भी 133। मैं अब क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। अगर मान लो लोकेश रेगुलर स्कीम में होता, अगर मान लो लोकेश रेगुलर स्कीम में होता तो क्या होता? तो लोकेश क्या बोलता? मैंने 1210 रुपए का सामान खरीदा, 121 रुपए 1210 में माल बेच रहा हूं और 121 रुपए में टैक्स के लूंगा। सॉरी क्या बोल गया? इतने में खरीदा था, 10% प्रॉफिट जोड़कर 1331 में बेचूंगा और 10% जीएसटी लूंगा। दीपक के अभी भी 1464 का पड़ा। देखो यहां भी 1464 का पड़ रहा है और यहां भी 1464 का पड़ रहा है। अब लोकेश को क्या है? लोकेश को तो 133 रुपए का टैक्स मिला, उसमें से 133 रुपए का टैक्स मिला, उसमें से 121 का फायदा हो जाएगा और सरकार को कितना चुकाना पड़ेगा? 133 माइनस 121 कितना चुकाना पड़ेगा? 12 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहां पर लोकेश को फायदा हो गया और मान लो उसको 14 रुपए चुकाने पड़ रहे थे या 12 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। लोकेश को फायदा हो गया कंपोजिशन स्कीम में, रेगुलर स्कीम में आने की वजह से, लेकिन उसको कंपोजिशन में फायदा हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोकेश पर डिपेंड करता है। लेकिन दीपक को यहाँ पर अगर लोकेश रेगुलर स्कीम में होता तो दीपक को कितना फायदा होता? दीपक वही सेम बेचता कितने में? 1610 में प्लस 161 में, और इसके पास टैक्स कितना आता? दीपक के पास 161 और उसमें से उसे कितने का इनपुट मिल जाता? 133 का इनपुट मिल जाता। 161 माइनस 133 कितने का टैक्स लगा? खाली 28 रुपए का टैक्स लगा। मतलब यहाँ टैक्स कितना लग रहा था? देखो 161 रुपए का टैक्स लग रहा था, तो यहाँ खाली कितना टैक्स लगेगा? 28 रुपए का। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ, जो रेगुलर स्कीम में बंदा होता है वो हमेशा किससे गुड्स खरीदना पसंद करता है? जो खुद रेगुलर स्कीम में, वो कंपोजिशन स्कीम वाले से बंदे से माल खरीदना पसंद नहीं करता है। पूछो वापस, देखो
जीएसटी नया सब्जेक्ट है, 100 बार पूछोगे 100 बार बताऊंगा, लेकिन पूछो। थ्योरी है तो हमें थ्योरी के हिसाब से चलना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। लेकिन डाउट्स जो भी एक्स वाई जेड हो पूछा करो, 10 बार बोलोगे 10 बार समझाऊंगा। बोलो किसी को वापस पूछना हो तो। हाँ श्रिया। इसमें ना ये लोकेश वाले पॉइंट में वापस बताओ जब भी कंपोजिशन स्कीम में रहता है यहाँ पर। भाई कंपोजिशन स्कीम में रहता है लोकेश, तो लोकेश ने 121 रुपए का टैक्स दिया था मनीष को, ठीक है, परचेज करते वक्त। अब अगर ये कंपोजिशन स्कीम में रहता है तो इसको 121 रुपए का इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं मिलेगा तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, ये कस्टमर से ज्यादा पैसे लेगा और ये जिसको भी माल बेचेगा उसको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। और बोलो सर, बात तो वही पड़ गई ना, 161 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, चाहे गवर्नमेंट को दूं चाहे लोकेश और गवर्नमेंट दोनों को दूं। आराम से। तू लोकेश की बात कर रहा है, दीपक की बात कर रहा है? मैं दीपक। तू दीपक की बात कर रहा है। दीपक देख, हाँ। अगर तू लोकेश से माल खरीदता है, ठीक है, तो वही देख, तू 164 रुपए 1610 रुपए माल बेच रहा है, 161 रुपए कलेक्ट कर रहा है, लेकिन तेरे को गवर्नमेंट को कितने चुकाने पड़ रहे हैं इस केस में? 161 रुपए। लेकिन अगर तू लोकेश रेगुलर वाले से खरीदता तो तेरे को 161 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन तूने जो टैक्स लोकेश को दिया था उसका इनपुट मिल जाता। देख जा, देख। तो दोनों में बात तो एक ही है मुझे। भाई कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन तेरे को फायदा हो गया ना भाई। यहाँ पर तेरी जेब से 161 रुपए जा रहे हैं, यहाँ खाली कितने रुपए जा रहे हैं तेरी जेब से? खाली 28 रुपए जा रहे हैं। बात 133 लोकेश को भी तो देने पड़ेंगे। हाँ देख, नहीं देख देख, इस केस में भी देख, अगर लोकेश कंपोजिशन स्कीम में तभी लोकेश तेरे को कितने बेच रहा है? 1464 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। और अगर रेगुलर स्कीम में है तो भी वो देख कितने बेच रहा है तेरे को? 1464 में बेच रहा है। अरे भी अगर लोकेश कंपोजिशन में है तब भी वो 1464 में बेच रहा है, और अगर वो रेगुलर में है तो भी 1464 में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 1464 में कोई भी इनपुट इंक्लूड नहीं है, तेरे को कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा, और यहाँ 1464 में तेरा 133 रुपए का इनपुट है जो तेरे को मिल जाएगा, ठीक है। और बोलो। समझ गया सर। और बोलो, पूछोगे तो समझोगे ना, पूछा करो। और बोलो। सर मेरे को नहीं आई ये बात समझ में। कौन सी वाली बेटा? उससे तो है ना, दीपक को तो लोकेश 1210 प्लस 10% पे बेचेगा वो दीपक को। एक सेकंड, आराम से। पहले कंपोजिशन स्कीम की बात कर रहे हो ना? नहीं। कंपोजिशन क्लियर हो गई? हाँ ठीक। अब हाँ, अब बोलो। रेगुलर वाली में हाँ, जब regular वाली लोकेश दीपक को बेचेगा, हाँ, है ना, तो वो 1210 प्लस 10% पे बेचेगा। 1210 प्लस 10% पर बेचेगा। हाँ, 133 में बेच रहा है, देखो। हाँ, और ये तो इसने जीएसटी कलेक्ट किया है। 133 रुपए जीएसटी भी लेगा दीपक से। नहीं सर, ठीक है। बोलो राधिका, बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। समझ गई ना? अरे समझ गई ना? हाँ सर। ठीक है। और बोलो भी, इसको पूछना है। सर ये जो लोकेश वाला है ना, कंपोजिशन या रेगुलर या दोनों? रेगुलर। हाँ रेगुलर। बोलो। में ये 133 कैसे आया? 133 पैसे आया, 10%। मैं जीएसटी 10% ले रहा हूँ हर केस। और सर प्रॉफिट का? प्रॉफिट इसमें इंक्लूड हो गया ना। देखो लोकेश की कॉस्ट कितने की पड़ी थी? 1210 की पड़ी थी। हाँ, उसमें प्रॉफिट 10% जोड़ दिया तो 133.1331 आ गया था, ठीक है। ये 10%। तो सर ये, हाँ हाँ, ये ठीक है सर। हाँ हो गया। हाँ बेटा, हो गया सर, हो गया। हो गया ना? नकुल बोल, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? बोलो, चले आगे। भैया ये 2 बार क्यों ले रहा है, 121 और 133? ये 121 वाला तो मैंने यहां से कॉपी कर लिया एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 121 परचेज पर प्राइस है लोकेश के लिए, और ये सेल प्राइस है।
लोकेश ने परचेज 1210 में किया था और सेल कितने में किया, 1331 में किया, ठीक है ना। और बोलो। बट भैया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे तो 161 ही कर रहा है, चाहे कंपोजिशन में हो चाहे उसमें हो। देख इसमें 161 रुपए कैश में जा रहे हैं, इसमें कितने जा रहे हैं, खाली 28 रुपए। 133 उसको पे कर दिए, बात बराबर ही है। तो बेटा सुन, ऊपर वाले में 133 पे किए हैं, ऊपर वाले में दिखे नहीं, ऊपर वाले में अगर लोकेश कंपोजिशन में ना तो छुप गए। देख इस वाले केस में भी लोकेश की दीपक की जेब से कितने जा रहे हैं, 1796 जा रहे हैं, सॉरी इस वाले केस में एक सेकेंड कंट्रोल जेड करने दो, कंट्रोल जेड। हाँ इस वाले केस में भी दीपक की जेब से 1464 ही जा रहे हैं, देख ठीक है। और इस वाले केस में कितने जा रहे हैं, 1464 ही जा रहे हैं, जा तो 1464 ही रहे हैं, यहां पर दिख नहीं रहे जो टैक्स लगा, इसलिए इसको इनपुट नहीं मिल रहा, और यहां पर इसको दिख रहा है 133 रुपए, इसलिए इनपुट मिल रहा है, ठीक है रजत। ठीक है। और बोलो, चले आगे। मतलब 100 बात की बात ये है कि कंपोजिशन डीलर उसे, कंपोजिशन स्कीम उसे ही लेनी चाहिए जो अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचे। अगर दीपक रेगुलर स्कीम है या फिर ये जो लोकेश है ये होलसेलर है, कौन है, होलसेलर है, तो होलसेलर को कभी भी कंपोजिशन स्कीम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे और भी जने माल खरीदते हैं, ठीक है। तो ये जो हिमांशु है ना, ये बंदा लास्ट ये कंज्यूमर को बेचता है, तो ये चाहे तो कंपोजिशन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिकली, बाकी किसी को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक तो ये लोकेश खुद की बैंड बजाएगा और साथ में जिसको माल बेचेगा उसकी बैंड भी बजाएगा। तो दीपक अगर समझदार है तो वो लोकेश से कभी माल खरीदना पसंद नहीं करेगा, वो किससे खरीदना पसंद करेगा, मनीष से खरीदना पसंद करेगा, व्हाटएवर जो भी बंदा रेगुलर स्कीम में होगा उससे माल खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि दीपक को पेमेंट उतना ही करना है, लेकिन उस केस में उसे अगर वो रेगुलर स्कीम से खरीदता है तो उसे इनपुट मिल जाएगा। मानसी कुछ पूछना है? भैया अगर कंपोजिशन वाला कंपोजिशन से ही ले तो? हाँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वो तो ठीक है, कंपोजिशन वाला कंपोजिशन से ले तो इनपुट मिलेगा ही नहीं किसी को भी, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। और बोलो, चले आगे। हम कुछ पढ़ रहे थे शायद, कहीं पर देख लेते हैं। हाँ जी ये थे। अभी एक क्वेश्चन है जो हिमांशु ने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन इसका मन मुझसे उसका रिप्लाई जानना चाहता है। हिमांशु में से ये जानना चाहता है कि सर ये दुकान पे लिखने वाला क्या सिस्टम है यार, समझ में नहीं आता कि दुकान में लिखोगे कि आप कंपोजिशन डीलर हो। अरे हिमांशु, हाँ ये पूछना तेरे को यार, ये क्या हिसाब हुआ, आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी, दुनिया को बताओ। वो तो बताना ही पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा, क्या करोगे बता कर? ये अगले का मन है, बाद में अगर अपन से सामान ले या ना ले। तो दुकान पे लगाने की क्या जरूरत है? तो पता कैसे चलेगा बाद में? बिल में पता चल जाएगा। तो बिल तो सामान खरीदने बाद में बनाते हैं ना। तो एग्जैक्ट बेटा, आपको दुकान पे लगाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कंज्यूमर को पागल नहीं बना पाओ, कंज्यूमर को पागल नहीं बना पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो जीएसटी नंबर है ना, 15 नंबर के जीएसटी नंबर है, उनको देख के बता नहीं सकते। अरे यार, आप 15 नंबर का जीएसटी नंबर होता है, उसको देखकर आप नहीं बता सकते कि सब ये कंपोजिशन में कि रेगुलर में। तो फिर आपको करना क्या पड़ता है, आपको ना जो दुकान पर लिखना पड़ेगा और बिल के अंदर भी लिखना पड़ेगा, ताकि उसको देखकर हर बंदा आइडेंटिफाई कर सके कि साहब ये बंदा कंपोजिशन में है या रेगुलर में। कई बार लोग झूठ बोल देते हैं बेचारों को, वो क्या करते हैं कंपोजिशन में हो जाते हैं और किसी को माल बेचते हैं और बोलते हैं साहब जीएसटी लेंगे, 18% जीएसटी हो लगती है, साहब जीएसटी हो लगती है, वो पागल बना देते हैं। इसलिए आपको लिखना पड़ता है हिमांशु, ये लिखना पड़ता है कि आई एम द कंपोजिशन डीलर एंड नॉट इलिजिबल टू कलेक्ट जीएसटी। मतलब हम जीएसटी कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है,
ये भी अपने बिल पर और शॉप पर लिखना पड़ता है। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा अच्छा एक बात और पढ़ लेते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। बाकी तो जो प्रैक्टिकल पार्ट तो हम इजीली समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल हमें याद ही करना पड़ता है, उसका इलाज नहीं होता। हाँ जी सब। हिमांशु, हाँ, आप बिल बना के देते हो कस्टमर को, उस बिल को क्या बोलते हैं? इनवॉइस। इनवॉइस बोलते हैं। आप जो बिल बना के देते हो इनवॉइस बोलते हैं। एकांश, आप किसी दुकानदार को बिल बना के देते हो उसको क्या बोलते हैं? वाउचर। मैं ऐसा लपड़ मारूंगा तेरे। बाउचर, बाउचर तो रिसिप्ट को बोलते हैं, नालायक। कलेक्शन होता है तो वाउचर। अच्छा, इसको इनवॉइस बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं एकांश बोल? इनवॉइस ही तो होता है। इनवॉइस बोलते हैं। तो यहाँ तो लड़ाई हो गई बेटा। लड़ाई क्यों हो गई? क्योंकि तुम्हारी दुकान तो रेगुलर स्कीम में है और हिमांशु की दुकान कंपोजिशन स्कीम में है। ठीक है, तो दोनों को इनवॉइस बोल देंगे तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार क्या बोलती है कि जो बंदा रेगुलर स्कीम में है वो तो क्या इश्यू करेगा? इनवॉइस। और हिमांशु, आप पता है क्या इश्यू करोगे? देखना क्या नाम लिखा है मैंने, क्या लिखा है हिमांशु? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई। आप क्या इश्यू करोगे? बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करोगे। आप कभी भी इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते। आप क्या इश्यू करोगे? हमेशा बिल ऑफ सप्लाई। अरे भी बिल वही बनेगा, ऐसा ही डब्बे का ही बनेगा, बस यहाँ पर इनवॉइस में क्या लिखा जाएगा? आपका बिल ऑफ सप्लाई लिखा जाएगा। बात क्लियर होगी? चलो जी, अब हम वापस फ्लैशबैक में चलते हैं। मैंने बोला 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो तो मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। ठीक है, मैंने क्या कर रखे हैं? 4 जीएसटी नंबर ले रखे हैं। जीएसटी 1, जीएसटी 2 ले सकता हूं ना, खूब सारे जीएसटी नंबर। जीएसटी 3, हिमांशु तेरा आंसर आ गया शायद इसमें ना, शायद जीएसटी 4। इसका टर्नओवर कितना है? 70 लाख, 70 लाख, 60 लाख और 20 लाख। हिमांशु, मैं 4 कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं, ले सकता हूं क्या? शायद नहीं ले सकता बेटा। क्या लिख दिया मैंने? देख हिमांशु, पेन बेस। जो टर्नओवर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पेन बेस किया जाता है। पेन बेस मतलब कि एक पेन नंबर पे जितने भी जीएसटी नंबर हैं, एक पेन नंबर पे जितने भी जीएसटी नंबर है, उन सबका टर्नओवर देखेंगे कि सब उन सबका टर्नओवर कितना है। अगर उन सबका टर्नओवर मिला के 1.5 करोड़ से कम हो गया तब तो आप चारों के लिए कंपोजिशन ले सकते हो। लेकिन अगर इन चारों का मिलाकर टर्नओवर 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो आप किसी भी फर्म में जीएसटी नंबर नहीं ले सकते। बात क्लियर होगी हिमांशु? हाँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे तो फिर सभी ले लेंगे ऐसे। ठीक है जी, चलो जी आगे की बातें करते हैं और थोड़ी सी। कंपोजिशन स्कीम कौन कौन ले सकता है एक बार समझने के लिए? जो क्या करता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। जो क्या करता है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ठीक है, जो क्या करता है? सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट ओनली, ऑफ रेस्टोरेंट ओनली। क्या बोला मैंने कि साहब कंपोजिशन स्कीम कौन कौन ले सकता है? सप्लायर ऑफ गुड्स ले सकता है, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स ले सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट ओनली ले सकता है। मतलब सर्विसेज मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपसे फीस कलेक्शन करता हूं, उसको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। कंपोजिशन स्कीम किसको अवेलेबल है? केवल जो सर्विस के अंदर खाली किसकी सर्विस करता है? रेस्टोरेंट की। राधा रानी, खाना खजाना, ये ले सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं ले सकता। हिमांशु,
सुनना, ये बता जो सप्लाई ऑफ गुड्स में कंपोजिशन स्कीम, एक बंदा है जो गुड्स की सप्लाई करता है, उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, बता वो जीएसटी कितनी पे करेगा सरकार को? 1% ऑफ सेल। 1% ऑफ सेल गलत बात, वो पता कितनी पे करेगा? 0.5%। अरे सर ये क्या बता दिया अब आपने? बेटा गलती बता दिया मैंने, 0.5% इज इक्वल टू 1%। समझ गए मेरी बात? सीजीएसटी और एसजीएसटी, 0.5% एज पर सीजीएसटी एक्ट और 0.5% एज पर एसजीएसटी एक्ट, 1% पे करेगा। और हम केवल सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे को एग्जाम में क्या लिखनी है? 0.5% एज पर सीजीएसटी एक्ट। और अभी आपके सामने आएगी, कितनी आएगी? 0.5% आ जाएगी। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करता है उसको भी कितनी पे करनी है? 0.5% प्लस 0.5% इज इक्वल टू 1% ऑफ टर्नओवर। ऑफ टर्नओवर वो हम देख लेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस वाले को कितनी पे करनी है? बेटा सर्विस वाला, रेस्टोरेंट वाला कितनी सर्विस, रेस्टोरेंट वाला कितनी जीएसटी पे करता है? रेस्टोरेंट वाला जीएसटी पे करता है कितनी? 5%, मतलब 2.5% प्लस 2.5%, इतनी जीएसटी वो पे करेगा। कितनी जीएसटी पे करेगा? 2.5% प्लस 2.5% जीएसटी पे करेगा। बात यहां तक क्लियर होगी कि जीएसटी कितनी लगती है? एक और सर्विस के केस में 5%। चलो जी, अच्छी बात है। सर और समझाओ, तो और समझो इसको। ये सब चीजें मैं एकदम बीच बीच से बता रहा हूँ आपको, इनको हम लिंक कर लेंगे, बहुत मजा आएगा, तब दूसरी बार और हो जाएगा अपना। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ डायग्राम को, अभी काम भी नहीं आएगा। हाँ साहब, अगर आप ये गुड्स की सप्लाई करते हो ना, तो आप जीएसटी कंपोजिशन में नहीं ले सकते, आपको रेगुलर ही रहना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज सप्लाई करते हो? एक तो पान मसाला, दूसरा पान मसाला समझते हो, गुटखा उटका हो गया, टोबैको, टोबैको। तीसरा ये चीज आपकी काम की है, यहां कंफ्यूज मत होना। हाँ मन चल गया किस पर? आइसक्रीम पर। आइसक्रीम, आइसक्रीम की जिसके फैक्ट्री है, आइसक्रीम जो बेचता है, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, उसको रेगुलर स्कीम में ही आना पड़ेगा। मतलब इन तीनों क्या लेनी पड़ेगी? रेगुलर स्कीम ही लेनी पड़ेगी। साथ में वो सिगरेट वगैरह सब टोबैको में आ जाता है, ठीक है ना। चलो जी, अब एक बात और सर, और कौन सी बात रह गई? तो एक बात और कि साहब मेरी 2 दुकानें हैं। मेरी क्या है? 2 दुकानें हैं, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2। एक सेकंड इस दुकान का टर्नओवर कितना है? 30 लाख रुपए है, और इसका टर्नओवर कितना है? 80 लाख रुपए है। ये दुकान मेरी किसकी है? आइसक्रीम की है। हाँ मजा आ गया। और ये किसकी दुकान है? किराने की। किराने, कपड़े ही मान लेते, क्लोथ की। चलो जी, अब बात ये है कि क्लोथ वाली दुकान का टर्नओवर 80 लाख रुपए है, और आइसक्रीम वाली दुकान का टर्नओवर कितना है? 30 लाख रुपए। क्लोथ वाली डिपार्टमेंट, क्लोथ वाली दुकान के लिए मेरे पास दोनों ऑप्शन है कि मैं रेगुलर में रहना चाहूं या कंपोजिशन में रहना चाहूं, ठीक है। लेकिन आइसक्रीम वाली स्कीम में मेरे को रेगुलर ही रहना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है, हिमांशु शायद इसी के लिए हाथ ऊपर किया होगा कि साहब अगर मेरे 2 दुकानें हैं, एक आइसक्रीम की दुकान है, मतलब एक जीएसटी नंबर में आइसक्रीम बेचता हूं और दूसरे जीएसटी नंबर में मैं कपड़ा बेचता हूं, तो बात ये है क्या मैं कपड़े वाली स्कीम के लिए कंपोजिशन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? ये हिमांशु क्वेश्चन क्या है, सुन ले तेरे लिए, कि मेरे 2 दुकानें हैं, एक में आइसक्रीम बेच रहा हूं, एक में कपड़ा बेच रहा हूं, दोनों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो अगर मैं आइसक्रीम वाली स्कीम के लिए मेरे को रेगुलर में रहना ही पड़ेगा, तो मैं बाकी दूसरी दुकान, कपड़े वाली दुकान के लिए कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? हिमांशु ले सकते हैं, लेकिन दोनों में जीएसटी नंबर अलग अलग लेने पड़ेंगे। नहीं ले सकता बेटा, क्योंकि ये पेन बेस देखते हैं, पेन बेस देखते हैं। अगर एक भी आपकी जीएसटी नंबर में आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, अगर एक भी जीएसटी नंबर में आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, तो आपको बाकी सारे जीएसटी नंबर में क्या रहना पड़ेगा? रेगुलर रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई जेन्युइन चीज है यार, आप आधे रेगुलर लोगे, आधे कंपोजिशन लोगे, तो रिटर्न्स वगैरह बनने में तकलीफ आएगी आपको, ठीक है। नहीं, पेन बेस होता है, तो अगर एक भी जीएसटी नंबर में रेगुलर होना मैंडेटरी है, तो आप बाकियों में आपको रेगुलर ही रहना पड़ेगा।
ऐसा नहीं चला सकते कि किसी में रेगुलर ले लें, किसी में कंपोजिशन ले लें। क्या तो सब में रेगुलर लो या सब में कंपोजिशन लो। अगर एक में रेगुलर मैंडेटरी हो गया तो बाकियों में आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। हाँ हिमांशु, अब डाउट पूछ, क्या पूछ रहे टोबैको प्रोडक्ट्स पे तो शायद जीएसटी नहीं है ना? हैं? किसने बोला टोबैको जीएसटी नहीं है बेटा? टोबैको पे वेट भी है और जीएसटी भी है, दोनों चीजें हैं बेटा। किताब में देखा था शायद, उसमें ये लिखा ना था जीएसटी नहीं है। पहले पढ़ाऊंगा तेरे को, चल पहले पढ़ा देता हूँ। आपने कहाँ पढ़ा मुझे नहीं पता, एक सेकेंड। उसमें ऐसा था कि स्टेट वेट लगता है, एक्चुअली उसमें दोनों लगते हैं। कहाँ मिलेगा ये? हाँ ये रहा। कंपोजिशन में क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ सच एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट आइसक्रीम, पाल मसाला और टोबैको, इनको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद कहीं लिखा हुआ है ये रहा, ये नोटिफाइड कर रखा है। इनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में लिख भी रखा है। और इन सब चीजों पर जीएसटी लगता है, और इनपे जीएसटी भी लगता है और साथ में कंपोजिशन भी लगता है, ठीक है ना? दोनों लगता है, सॉरी इनमें जीएसटी भी लगेगा और स्टेट टैक्स भी लगता है, दोनों टैक्स लगते हैं, ठीक है ना? चलो हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला सर आपको कि कंपोजिशन स्कीम एक जगह ले लोगे तो आपको सभी जगह जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कुछ पूछना तो पूछा करो भी साथ साथ में। नहीं जी, चलो जी थोड़ी सी बातें और करते हैं, थोड़ी सी बातें और करते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो। अरे एकांश, ऐसा कुछ सुना हुआ है क्या? 7 सिस्टर 11 सिस्टर्स, ऐसा कुछ है क्या इंडिया के अंदर? धरना भी है एक। हाँ 7 सिस्टर, वो स्टेट का ग्रुप है, उसको बोलते हैं ना एक। वो कौन कौन सी सिस्टर्स हैं? लक्ष्य गाड़िया सुना है क्या? सिस्टर 7 सिस्टर 11 सिस्टर 12 सिस्टर, ऐसा कुछ? तो 7 सिस्टर वो स्टेट्स में तो सुना है मैंने। हाँ कौन कौन से होते हैं? जैसे मेघालय हो गया एक तो। हाँ देख, ठीक है। और सिक्किम हो गया। त्रिपुरा। एकांश हेल्प करना इसकी। मिजोरम और नागालैंड होता है एक। नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश। और एक वो मणिपुर। हाँ मणिपुर, ये 4 ही होता। उत्तराखंड नहीं होता क्या? नहीं होता, उत्तराखंड नहीं होता। चलो ठीक है। देखो भाई, इसने जो बताया वो मैंने टिक भी लगा दिया आपके सामने। क्यों टिक लगा दिया सर? सुनो मेरी बात। एक्चुअल में मैं 1.5 करोड़ रुपए तक जीएसटी नंबर, अगर 1.5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर है तो कंपोजिशन स्कीम में रह सकता हूं। लेकिन ये कुछ 8 स्टेट है। कितने? 8 स्टेट है। यहां पर मैं जीएसटी नंबर कंपोजिशन में तभी रह पाऊंगा जब मेरा टर्नओवर खाली कितना हो, अप टू 75 लाख। क्या बोला मैंने? कि अगर ये 8 स्टेट है, 8 में से 7 नाम तो एकांश ने बता दिए, एक उत्तराखंड और है, ठीक है। इन स्टेट्स के अंदर मैं अगर 75 लाख रुपए तक टर्नओवर है तभी मैं किस में रह सकता हूं? कंपोजिशन में रह सकता हूं, अदरवाइज मुझे रेगुलर में आना ही पड़ेगा। बात क्लियर हो गई सर? एकदम क्लियर हो गई। ये सब कुछ स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं, उनके अंदर मेरे को 75 लाख रुपए तक होगा तभी कंपोजिशन में रह सकता हूं, अदरवाइज नहीं रह सकता। देखो सर, एक नीचे नोट लिखा हुआ है। एक्चुअली इनको भी पहले 75 लाख में कंसिडर करते थे, बट इनको अब आसाम, एचपी हिमाचल प्रदेश, देवों का देश, महादेवों का देश और अमित शाह का देश क्या? अमित शाह का जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों में 1.5 करोड़ रुपए लिमिट कर दी। यहाँ भी पहले 75 लाख रुपए ही थी। एक्चुअली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, हमारे 11 स्टेट स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, पता आपको? उनमें से मैंने 7 स्टेट्स के नाम दिए, याद रहे आपको। उनमें से 11 में से 3 स्पेशल स्टेट्स को इन्होंने इग्नोर कर रखा है। बाकी सारे 8 स्टेट्स पर टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 75 लाख रुपए। हमारा जीएसटी है ना, इतना ज्यादा चेंज हुआ है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मतलब मैं
आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे चेंजेस होते हैं क्या। हाँ, इतने सारे चेंजेस जो है आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक बात बोलूं कि 2017 के अंदर, 2017 जिस साल जीएसटी आया था, उस साल एवरेज हर दूसरे दिन एक अमेंडमेंट आता था, हर दूसरे दिन एक अमेंडमेंट, 2 दिन से एक अमेंडमेंट बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक देखो इनको अपना एक्ट के अंदर भी प्रोविजो डालना पड़ा, मतलब प्रोविजो उल्टी चीजों के लिए बोला था या सीधी चीज के लिए प्रोविजो डाला गया। जब एक्ट बना ना तब लिमिट कितनी थी, 50 लाख रुपए तक कंपोजिशन थी, फिर इन्होंने प्रोविजो डाल दिया, सब 50 लाख में लोग रोने लग गए, तो उसको बढ़ाकर इन्होंने कितनी कर दी, 1.5 करोड़ रुपए कर दी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि सर 50 लाख हमको याद नहीं करना, ठीक है ना, हमको 1.5 करोड़ ही याद करना है, लेकिन इसलिए ताकि आप रीडिंग करो तब आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कितनी है साहब, 1.5 करोड़ रुपए। अच्छी बात है, ये पढ़ लोगे सर, ये तो मैं बता चुका। अब आओ नीचे, ये 8 स्टेट्स हैं, यहाँ पर लिमिट कितनी है सर, 75 लाख। कितनी है सर, 75 लाख। अच्छी बात है, आगे चलिए आगे, ये भी मैं पढ़ा चुका। अब थोड़ा सा आनंद लेंगे चीजों का। अगर आप बोलो तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 8:03 हुई है, आज को खत्म करेंगे। 8:03 हुई है, अपन 8:08 में वापस मिलेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है ना। चलो ब्रेक ले लो 5 मिनट का खाली, ठीक है ना।